आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो ध्यान से देखिए आप लोग, एक बात कल बच गई थी, सिर्फ एक बात, वो थी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है ना? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की बात बच गई थी, वो मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता क्या है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। खूब ध्यान से देखिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और क्या क्या इससे हम कंपेयर करते हैं, क्या क्या इससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ाने जा रहे हैं, ये एक बात बची थी, ऑडिबल हो रहा है? तो उसमें आपको ये बताना है कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा सेटअप है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे दो मैग्नेट्स के बीच के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करते हैं, या किसी भी पॉइंट पर हम जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, हो रहा है, जिसकी मदद से हम दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को कंपेयर करते हैं, एक बात, और किसी भी पॉइंट पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बैठिए आराम से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं, ठीक है ना। हमको डिस्टर्ब ना करिए, इधर देखिए कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। जब भी कोई बार मैग्नेट एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करेंगे, जब भी कोई बार मैग्नेट एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करेंगे, इधर देखिए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रिंग से एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे, जानते हैं कौन सा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बार मैग्नेट किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उसको थोड़ा सा आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिला के छोड़ देंगे तो कौन सा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। बात समझ में आ गई? वो मैं प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा t, वो होगा t बराबर 2 पाई अंडर आई बाई एम बी एच, जहाँ पे 2 पाई क्या है तो आपको पता है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, हर बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और बी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो इन सब बातों को हम भी प्रूफ करके आपको दिखा देंगे, समझ रहे हैं? तो ये फिर से सुनिए, बार मैग्नेट है, सस्पेंडेड है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ेंगे तो इस टाइम पीरियड से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है ना। और इसमें सारे क्या क्या फैक्टर्स हैं सबको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं प्रूफ करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी कोई बार मैग्नेट सस्पेंड होगा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टॉर्क होगा m क्रॉस b या mb sin थीटा। बात समझ में आ गई? जहाँ m और b के बीच एंगल थीटा है। टॉर्क को हम लिख सकते हैं I into अल्फा। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? I into अल्फा। ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था, टॉर्क बराबर I into अल्फा। उसको हटाइए, इधर देखिए, इस तरह से बीच में बात ना कीजिए, मत करिए। एक अगर आखिर क्या फायदा हो, टाइम लगाने नहीं होगा। ये मत सोचिए कि टाइम और पैसा देने से आप सीख जाएंगे, वो तो बात है ही, वो तो टोकन है, ठीक है ना। उतना तो करना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज इस पे अगर आप अनडिवाइडेड लिखेंगे तो घर पे आपका एफर्ट कम होगा, नहीं तो फिर घर पे भी आपको ऐसे एफर्ट, टाइम कम है, फिर सब चीज कैसे इकट्ठे आपको चाहिए भी, और बहुत देर से आप जागी हुई, 1.5 साल का आउटपुट क्या था। इसको एकदम अलर्ट होकर देखिए, सीखी कर ही देना है और कर ही जाएंगे। हमने देख लिया, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस ये सब चीज़ों को सुधारिए। तो टॉर्क क्या होगा? I into अल्फा। बात समझ में आई? I into अल्फा टॉर्क हो गया, ये हो गया mb sin थीटा। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए थीटा बहुत स्मॉल है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है,
थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब बॉडी एसटीएम करती है। देखा था आपने? यस सर, पेंडुलम है, बहुत से हजारों केसेस हैं। पेंडुलम तो बहुत सिंपल चीज है एसटीएम का, ठीक है ना। तो अब उस केस में थीटा बहुत छोटा होता है, और आप मैथ में पढ़ते हैं और थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, पता है ना आपको? तो इसको आप कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट I into अल्फा इज इक्वल टू mb into थीटा, कर सकते हैं। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू mb अपॉन I into थीटा। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि यूनिफॉर्म है। मैंने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है ना। mbh यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और I क्या है? I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट, जो एक दिए हुए मैग्नेट की कांस्टेंट रहेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हैं आप बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हैं? बॉडी मोशन में तो रेस्ट है, रेस्ट में तो मोशन ये कौन सी बात हुई यार? हम आपसे बता दें, सही रूप में फर्स्ट ईयर में शायद ही एक दो बात होगी जो आप समझे होंगे, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। हम पक्का बता रहे हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया होती है। जैसे मान लीजिए इनर्शिया क्या होती है? रेस्टिव टू चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में रेस्टिव टू चेंज को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है ना। और मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मोर द मास मोर द रेस्टिव टू चेंज मोर द इनर्शिया। उसी प्रकार से रोटेशन मोमेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर इज द रेस्टिव टू चेंज इन रोटेशन मोशन, ठीक है ना। रोटेशन मोशन में वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। रोटेशन मोशन में केवल मास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद, समझ में? तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो उसको बढ़िया से हद के हम आपसे 1000 बार कह चुके हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है, आप इसको जान लीजिए। ये कम्युनिकेशन मैं आपको सामने से कर रहा हूँ, तब आप लोग 100% नहीं कम्युनिकेट हो पा रहे हैं। बाकी लोग का क्या हाल होगा? सभी लोग कंफ्यूज हैं, बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं, अगर आपने बोर्ड अच्छे से तैयार कर लिया, आप क्रैक कर लेंगे। कुछ ही क्वेश्चन लगा, कुछ ही क्वेश्चन लगा, बोर्ड तैयार होता है, नंबर पाने से थोड़ा बोर्ड तैयार होता है कि नंबर आ गया बोर्ड तैयार होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं सही बताऊँ, 90 95 96 नंबर पा रहे हैं, पता लगा कि बेसिक सारे अच्छे से अगर बोर्ड तैयार है तो कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, मतलब क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन लगाना। तो अब आप इधर देखिए, ये क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू mb अपॉन I into थीटा, बात समझ में आ गई? यस सर। ये फैक्टर कांस्टेंट है, तो क्या हो गया? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है ना। ये क्योंकि ये फैक्टर कांस्टेंट है। यस सर। अब आपने देखा था कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी कौन सा मोशन करेगी? एसटीएम। ये पहले आप पढ़ चुके हैं। यस सर। अगर मान लीजिए एसटीएम की बेसिक कंडीशन क्या थी? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पूरा आ रहा है। यस सर। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये एसएचएम की बेसिक क्राइटेरिया थी। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब ये भी क्राइटेरिया है एसटीएम, बात समझ में आ गई? तो इस केस में हमने ये दिखा दिया। हम आपको क्या दिखा रहे थे कि अगर इसको मैग्नेट को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़े तो एसटीएम कर लेगा। और मैंने आपसे पहले बता दिया एसटीएम का टाइम पीरियड ये होगा, जिसमें सारे फैक्टर्स बता दिए, और फिर मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि एसटीएम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जिस जगह से मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी मैग्नेट की? जब उसका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। देखिए, जो भी टॉर्क लगता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल पे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल पे, जो भी टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का बेसिक एम क्या होता है? उस टॉर्क का बेसिक एम ये होता है कि उसके एक्सिस को फील्ड के डायरेक्शन में ले आना, और जब उसकी एक्सिस फील्ड के डायरेक्शन में आ गई तो थीटा 0 हो जाएगा और लगने वाला टॉर्क भी 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर टॉर्क का बेसिक उद्देश्य था। तो मान लीजिए पहले अगर इस तरीके से है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ये टॉर्क इधर रहेगा, एक्सिस की ओर लाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब लेकिन जब यहाँ तक जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो लगने वाला टॉर्क 0 हो जाएगा, लेकिन तब तक उसके अंदर स्पीड हो जाएगी, और इनर्शिया की वजह से फिर वो ऐसे हो जाएगा।
और जब इधर जाएगा तो टॉर्क इधर लगेगा। टॉर्क का बेसिक उद्देश्य क्या है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना। फिर जब इधर आएगा तो बीच में आने में फिर स्पीड हो गई, फिर ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर किया, थीटा इधर किया, तो एक्सेलरेशन इधर लगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इधर लगा, इधर लगा, क्योंकि टॉर्क इधर लगा। तो इसलिए थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैं प्रूव करके दिखा दिया हूं यहाँ पे। और इस प्रकार से ये मोशन कौन सा होगा, मैंने प्रूव कर दिया, एसएचएम होगा। और एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड टी कितना होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। ये होता है ना, एसएचएम में होता है, ध्यान से पढ़ा जाता है। तो अब इसी को प्रूव कर दिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है बाय एक्सेलरेशन, यानी आई बाई एम बी एच। यही ना हम कह रहे थे, इधर देखिए, ये ना कह रहे थे। हेंस प्रूव टाइम पीरियड होगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच। इस प्रकार से सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना? हाँ, हो गया। तो अब निष्कर्षतः बात को सुनिए, अब फिर से बात को निष्कर्ष रूप में सुनिए। एक ही बार में तैयार करने का पूरा प्रयास करिए। 5 बार का मतलब ये नहीं है कि आप वेट करिए कि 5वीं बार आएगा तो तैयार करेंगे। एक ही बार में पूरा प्रयास करिए, तब 5 बार मानिए, तब ये मानिए कि आप ठीक है ना। अरे आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, जितने भी स्कूल्स में जो लोग टीच कर रहे हैं, जब उनको अपडेट होना पड़ता है तो एक बार में आपको वो हो जाएगा। लेकिन पहली बार में आप पूरा प्रयास करिए, ये मत सोचिए कि 5 बार कह दिए सर तो 5वीं बार में सीखेंगे, तो 5वीं बार में भी नहीं सीख पाएंगे। पहली बार में ही जान लगा के सीखिए, तब 4-5 बार में एकदम परफेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए मैंने क्या क्या बातें कही, उसको मैं नेटशल में फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ऑडियो हो रहा है। अच्छा, एक बात तो ये कि हमने संडे का बता दिया है, जो 19-20 आगे पीछे होगा उसका वीडियो आ जाएगा, वो बाद में उसी दिन सोचा जाएगा, आगे पीछे उसका वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोग को भी आधे घंटे पहले जाना तो चलिए, ये वीडियो है रिकॉर्डेड क्वेश्चंस का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और कल आप सारा का सारा रिवाइज करते आएंगे, मैकेनिज्म एकदम प्रिपेयर्ड होके आएंगे कि कल ही आपका बोर्ड है, संडे को ही आपका बोर्ड है, भले चाहे जब एक रिहर्सल मार लीजिए। सुनिए इधर देखिए, रिहर्सल मारना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में मैंने क्या पढ़ा है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मैंने आज स्टार्ट किया, मैंने बताया कि आज मैं इसके क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है ना, इसका यूजेस बताऊंगा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है ये बताऊंगा, ये सारे डिस्कशन मैं करूंगा। कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट लटका हुआ है स्प्रिंग से, वो कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन में बहुत डिस्कस नहीं करना है। अब ये होता क्या है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा अपरेटस है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी मदद से, ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स को कंपेयर करते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम निकाल के दिखाते हैं। ये दो काम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर करता, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि अगर कोई मैग्नेट किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप ये बताइए कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगी जब मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा होगा, तभी इक्विलिब्रियम पे होगी। बात समझे, बात समझ आई। और किसी समझ में भाई, और किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पे या इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो भी टॉर्क लगता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रमशः, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है कि उस डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना, ठीक है ना। जहां वो फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है तो टॉर्क लगना 0 हो जाता है। बात समझ में आई। तो मैंने आपको पहली बात ये बताया कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ये ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड होगा वो t बराबर 2 पाई आई बाई एम बी एच होगा, जहां आई इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैं समझा चुका हूं अभी तुरंत ही, ठीक है ना। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसी मैग्नेट का क्या है आप जानते ही हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। और bh क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फिर मैंने उस बात को प्रूफ करके दिखा दिया कि ये बात होती है, ये मैं आपको प्रमाण सही बताता हूँ, ठीक है ना। तो प्रमाण मैंने ये दिया कि मान लीजिए इस तरीके से जब मैग्नेट है, इधर देखिए तो क्या है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है।
इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है, ठीक है ना। अब हमने धीरे से क्या किया, गौर से देखिए, ये स्मॉल एंगल थीटा एसएचएम लार्ज एंगल के लिए नहीं होता है, यह आपको क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है या कोई पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब थोड़ा सा आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल पे, इधर देखिए, तो थीटा अगर इस साइड होगा, इस साइड, तो इसके ऊपर टॉर्क इस साइड होगा। तो थीटा और बात समझ में बेटा, तो थीटा और अल्फा जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो मैंने सिद्ध कर दिया, केवल ऐसे दिखा के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, अगर ये भी सिद्ध कर दो तो एसटीएम करेगा, और अगर एसटीएम करेगा तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन होगा, ये पता है आपको? यस सर। तो अब आप देखिए टॉर्क कितना लगेगा, m sin थीटा m क्रॉस b, इधर देखिए टॉर्क कितना लगेगा, अगर थीटा एंगल जहां थीटा बहुत स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल के लिए एसटीएम होता है, तो स्मॉल एंगल थीटा को जब हमने कर दिया तो टॉर्क कितना हो गया, m sin थीटा। इधर देखिए ये टॉर्क हो गया। अब देखिए टॉर्क बराबर कितना होगा, I into अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ये टॉर्क होता है, इधर में आप पढ़ते हैं। तो टॉर्क बराबर I अल्फा इज इक्वल टू m sin थीटा। दिस इंप्लाइज दैट I अल्फा इज इक्वल टू mbh, यहां b मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मत के लिए, तो यहां mbh, और जब थीटा वेरी स्मॉल है तभी एसटीएम करेगा, और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो sin थीटा बराबर थीटा, tan थीटा बराबर थीटा। बस समझ में आ गई? यस सर। और cos थीटा बराबर 1 ये होता है, ये मैथ्स में नियरली इक्वल टू 1, ये आप ऐसे पढ़ते हैं, तो sin थीटा को थीटा पुट कर दिया। अब मैंने देखा अल्फा इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए m कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट m कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल तो कांस्टेंट होगा एक पॉइंट के लिए, bh कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और I कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और नेगेटिव है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब है कि एसएचएम है, और अगर एसएचएम है, एसएचएम के बहुत से सवाल आईटी और मेडिकल में आते हैं, बहुत सवाल कंडीशन में, ठीक है ना, बोर्ड में बहुत हल्के लेवल के आते हैं, उस सब में ऐसे ही आपको करना पड़ता है, स्टेप से ही है, ठीक है ना। तो अब आप एसएचएम प्रूव कर दिया, तो अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड कितना होगा, t बराबर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन करेंगे तो I by mbh आएगा, वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से मैंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा हल्का सा थीटा एंगल पे हम हिला दें तो वो एसटीएम करेगा, इसका टाइम पीरियड ये होगा, ठीक है ना। अब हम दो बातें बता चुके हैं, पहली बात यूजेस, दूसरी बात क्या क्या यूज है, दूसरी बात बता चुके हैं कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई खास पेज नहीं है। तीसरी बात अगर देखिए, तीसरी बात अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो एसटीएम करेगा, ये तीन बात प्रूव कर चुके हैं। अब चौथी बात में ये दिखा रहा हूं कि कैसे मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करते हैं, एक बात किस तरीके से करते हैं, और कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। ये दो बात अगर आप बढ़िया समझ गए तो कोई भी सवाल आएगा उसका अगर आप लैंग्वेज समझ गए, लैंग्वेज तो समझ ही जाएंगे, इतने से पढ़ लिख रहे हैं इंग्लिश में समझ ही जाएंगे क्या दिया, तो आप सारे सवाल लगा लेंगे। तो बस 5-7 मिनट और बोलना है, इसके बाद वीडियो कट कर दीजिएगा, और फिर आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए। अभी हमारे पास 1 घंटे कम से कम टाइम रहेगा न्यूमेरिकल का, कम से कम 15 न्यूमेरिकल आप करिए। आप ये सोचिए कि आप इजी गोइंग में अगर 15 नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे इतने प्रेशर में घंटे में 45 कैसे करेंगे, सोचने की बात। और वो क्वेश्चन से कम 5 टाइम्स टफ होंगे, 10 टाइम्स टफ होंगे, और एक ही स्ट्रेस में आपको 3-3 सौ करने होंगे। मैं नेट की बात बोल रहा हूँ, एक ही स्टेप में 45 कितना हुआ, 90 180 क्वेश्चन करने होंगे, कैसे करेंगे। तो आपको जो वहाँ करना है कम से कम उसके 1/4 रेट से तो चलिए। और एक बात आप जानिए, कभी भी मत सोचिएगा अभी इनको हम दौड़ा देना, दौड़ेंगे, ये भी दौड़ेंगे, पता है, तो पहली बार जब दौड़ेंगे बिना प्रैक्टिस किए तो कहेंगे अरे उसेन बोल्ट की आधे टाइमिंग में दौड़ गया। तो ये मत सोचिए कि आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उसेन बोल्ट के बराबर दौड़ लेंगे, इतना आसान नहीं है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर बहुत बाद में 1-1 सेकंड 0.1 सेकंड नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अभी आप लोग मेरे पास नहीं आते, कुछ नहीं पढ़ते, आखिरी 1 महीना पढ़ते तो भी फिजिक्स में 70 नंबर पाए थे, सर बता रहा हूँ। लेकिन 100 नंबर पाना और हर बात को समझना, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। उसेन बोल्ट की आधी रफ्तार से आप दौड़ेंगे तो आप कहेंगे उसेन बोल्ट खरबों कहाँ है, चलो उसको आधा तो हम कमाई देंगे, मतलब आधा ऐसा नहीं है। बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, तो फिर बाद में नहीं बढ़ता है। तो इसलिए आप इसको समझिए, है ना। तो जो वहाँ रिक्वायरमेंट है कम से कम 1/4 रिक्वायरमेंट से तो आप नॉर्मल चलिए,
तो इतना लंबा भाषण मैंने इसलिए दिया कि 1 घंटे में कम से कम 15 सवाल हम डिस्कस करेंगे। भाषण भाई इतना sir. तो करके चलना ही चलना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं उसको आप देख लीजिए और मामला करिए खत्म, मामला करिए खत्म। अब गौर से देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट सोचिए। ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, देखिए तो हम पहला बताने आ रहे हैं, दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट m1 m2 को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर दो मैग्नेट आपको दे दिया गया और कहा गया m1 by m2 का रेशियो बताइए, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताइए, आप कैसे निकालेंगे। इस केस में दो बातें बनेंगी, दो बातें। एक तो जब दो मैग्नेट्स का डायमेंशन सेम रहे, अगर डायमेंशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। दूसरा केस बनेगा जब दोनों मैग्नेट्स का डायमेंशन डिफरेंट होगा, एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और दूसरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अब ऐसे केस में आप कैसे करेंगे, तो दोनों केस में कैसे करेंगे ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों का डायमेंशन सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो दोनों को हम किसी एक जगह रखेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? किसी एक जगह रख के टाइम पीरियड को हम मेजर कर लेंगे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट i बाई mvh। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट i बाई mvh। किसी एक जगह रखकर उसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। हम ये पहला केस बता रहे हैं, पहले केस में कैसे निकालेंगे। देखो कुछ भी बात बाद में करिएगा, मन में कोई बात है तो इससे संबंधित हम बताते हैं। डबल माइंड होंगे तो नहीं हो पाएगा। इधर देखिए, तो आप इधर देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट i बाई mvh। बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं कि दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर हम कैसे करेंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की मदद से। तो हमने आपसे बताया दो केस बनते हैं, एक में दोनों सेम डायमेंशन क्या है बेटा, सेम डायमेंशन क्या है, क्या सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। और एक में दोनों डिफरेंट डायमेंशन के हैं तो क्या होगा, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, एक का I2 होगा। अगर इस केस में कंपेयर करना है तो दोनों को हम सेम पॉइंट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो सेम पॉइंट पे क्या कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। दोनों को सेम पॉइंट पे रख के दोनों का टाइम पीरियड मेजर करेंगे, तो पहले का टाइम पीरियड t1 कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट i बाई mvh, t2 m1vh। पहले का मान लीजिए m1 है, पहले का मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट I1 होगा जो उसका भी, पहले का m1 है, दूसरे का नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या ही रहेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायमेंशन पे डिपेंड करेगी, किस तरह का डायमेंशन है, कि लेंथ ब्रेथ हाइट किस तरह की है, पोल्स की मतलब उसकी कितना उसको वो दिए हैं उसमें, कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसा आउटर स्ट्रक्चर है, इस पे डिपेंड करेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो उन्हें आई सेम मान ली, एक ही जगह हमने रखा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान ली, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट तो डिफरेंट हो सकता है ना, ये मेरे कहने का मतलब। तो मैग्नेटिक मोमेंट को ही तो हम कंपेयर करना चाहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसके आउटर स्ट्रक्चर पे नहीं डिपेंड करता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, किस तरह की मैग्नेटिक अलग-अलग है कि केवल डायमेंशन। एक मिनट सुनिए पहले, खूब इत्मीनान से बात को समझिए। देखिए ऐसा है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक मैग्नेट का अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे 2 पाई अंडर रूट i बाई mvh। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है दो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट हमें कंपेयर करना, ठीक है। दो मैग्नेट आपको दिए हैं, आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की मदद से उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना है, ये हमारा एम है। अच्छा अब सुन लीजिए, अब देखिए, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि एक मैग्नेट को किसी पॉइंट पे रखेंगे, अगर उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मैग्नेट का इतना है, तो टाइम पीरियड इतना होगा, ये मैं प्रूफ करके दिखा दिया। अब हमारा एम क्या है कि दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करना। तो दो केस बनेंगे, दो केस में एक केस ऐसा बनेगा कि दो मैग्नेट हमारे पास ऐसे होंगे जिनका डायमेंशन सेम होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट डिफर कर सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट और डायमेंशन पे डिपेंड करता नहीं है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए डिस्टेंस सेम है भी तो भी पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए नहीं
ठीक है ना। और भी कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि डायमेंशन डिफरेंट हो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ सकती है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ सकती है। मान लीजिए कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से इस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हमने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तब कैसे करेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तब कैसे करेंगे। दो केसेस मैंने बनाए। पहले केस में एक ही पॉइंट पे अर्थ में किसी एक ही पॉइंट पे रख के पहले मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड होगा 2 पाई √ I by m1 bh, जहां पहले की मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है m1 bh, उस एक ही पॉइंट पे bh दोनों केस में सेम रहेगा और I दोनों केस में सेम हमने लिया ही है, ठीक है ना। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उस पे थीटा पे डिपेंड करना चाहिए था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां बेटा थीटा पे डिपेंड सर करेगा, मतलब कितना उसको वो डिस्प्लेस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा तो टॉर्क नहीं रहेगा। बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस पे डिपेंड करता है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था रोटेशन मैकेनिक्स में। आपने रोटेशन की वीडियो भी जो मैंने दिए हैं फर्स्ट ईयर के, उसको एक दो बार देख लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला आपको एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। तो पहले केस में टाइम पीरियड ये हो गया और दूसरे केस में टाइम पीरियड t2 मेजर कर लेते हैं। दोनों केस में 2 पाई √I by m2 bh। भाई एक ही पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, एक ही पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। I हमने सेम लिया ही है, पहले का मैग्नेटिक मोमेंट अगर m1 है दूसरे का m2 है और t1 t2 हम मेजर कर लेते हैं। t1 t2 हम मेजर कर लेते हैं, वो दिखता है हमको कितने टाइम में एक ऑक्सीलेशन पूरा कर रहा है, वो हम मेजर कर लेते हैं। अब इससे इक्वेशन बना फर्स्ट, इससे इक्वेशन बना सेकंड। हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे कंपेयर करते हैं। फिर दोनों का रेशियो ले लिया तो t1 by t2 कितना हो गया, ये फैक्टर कट जाएगा, bh bh कट जाएगा, ठीक है ना, I कट जाएगा। t1 by t2 क्या हो जाएगा √m2 by m1 या m2 by m1 = t1² by t2²। इस तरीके से हमको रेशियो निकलते हैं। बात समझ में आई? ये पहला तरीका है जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तब, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तब कैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं। खूब इत्मीनान से देखिए, ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों मैग्नेट को ज्वाइन कर देते हैं, दोनों मैग्नेट को ज्वाइन करके एक सिंगल मैग्नेट बना देते हैं। तो अब आप एक बात देखिए, ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि इसका नॉर्थ इसके साउथ के अलाउंग, इसका भी नॉर्थ इसका भी साउथ। ऐसे केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m1 + m2। वो रिपेल नहीं करेगा सर, सेम बोले तो दोनों मैग्नेट को एक के ऊपर एक ऐसे अगर ज्वाइन कर देंगे तो रिपेल करने का ऐसे में कैसा क्या साउथ एक ही तरफ पोल नहीं। देखिए, ये रिपेल करेगा तो अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है ना। मतलब एक के ऊपर एक रखा जा सकता है, दो मैग्नेट एक के ऊपर एक नहीं रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे रख देते हैं, बात समझ में। तो रखेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे, ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे। और लेकिन अगर हम ऐसे रखेंगे, देखिए हम ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्थ साउथ। अब इसका साउथ इधर कर दिया और इसका नॉर्थ इधर कर दिया। ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे, बात समझ में आई। और ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 - m2, ये मैग्नेटिक मोमेंट, बात समझ में आ गई। तो हम ये वाला केस बता रहे हैं कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, जब उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तो ऐसे केस में पहले ऐसे रख दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, ऐसे रख दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे। सर ऐसे रहेगा तब भी m1 डिफरेंट तभी होगा। देखिए, एक डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ना, तब तो माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा साउथ टू नॉर्थ, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ इधर। तो इस जो कंबाइंड मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ये कहने का मतलब बात समझ में आ गई। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, अब क्या करते हैं, एक बार ऐसे रख दिया, एक बार ऐसे रख दिया, अब फिर क्या किया, एक ही जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, डिफरेंट जगह नहीं है, डिफरेंट जगह रखेंगे तो BH डिफरेंट हो जाएगा। एक ही जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में दोनों का टाइम पीरियड t1 t2, एक बार इसका एक बार इसका हम निकाल लेते हैं, बात समझ में आई। तो t1 क्या होगा, t1 क्या होगा 2 पाई √of
I1 प्लस I2। अब चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 ही रहेगा। स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। चाहे ऐसे रखें चाहे साउथ नॉर्थ ऐसे रख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 होगा, और नीचे पहले केस में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इनटू BH, और दूसरे केस में टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I प्लस I1 प्लस I2 I2 M माइनस M बस ये पास हो गया। ये दो इक्वेशन बन गया, बड़ी मस्ती आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मजा ले लीजिए। तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको इससे रेशियो ले लेंगे। T1 T2 को हम मेजर कर लेते हैं। T1 T2 क्या करते हैं, इधर देखो भाई, मेजर कर लेते हैं। मेजर कर लेते हैं। अब रेशियो ले लिए, तो रेशियो ले लिए तो ये कट गया, ये कट गया, BH कट गया, और T1 by T2 is equal to ये ऊपर चला गया ना। और ये फैक्टर को हम मेजर कर लेते हैं, ये फैक्टर मेजर कर लेते हैं। इस तरीके से M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का रेशियो हमको पता लग जाता है। T1 का एक नोन वैल्यू, मान लीजिए 2 आया 1 आया जो भी आया, अब फिर इसको आगे पीछे हम करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। M1 रेशियो हमको निकालना है। ये बात समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, तो बहुत कुछ समझ गए। यस सर। हाँ, बहुत कुछ समझ गए। सुनिए, Yes, sir. इतने क्वेश्चन जो मैं बहुत आसानी से बता दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। मेरी आप लोग से राय है, और राय ही नहीं, रिक्वेस्ट भी है कि 2 4 5 जगह जिनका आप बहुत नाम सुने हो, वहाँ पे जाके आप एक आध हफ्ता क्लास कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये तो की इनसे पूछिए, तो कर रहे हैं। तो सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ मैं बहुत इजीली दे दे रहा हूँ ना, इजीली दे दे रहा हूँ। 6 क्वेश्चंस एवरेज हैं, सुन लीजिए, 6 क्वेश्चंस एवरेज हैं, ये एलन का स्टूडेंट बता रहा हूँ, और बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर डिस्कस कर लिया, 1 घंटे 45 मिनट का पीरियड फिनिश हो गया, उस दिन पढ़ाई खत्म। ऐसे नहीं होता जैसे मैं कर रहा हूँ, और समझ में भी आपको आ रहा है। यस सर। समझ में भी आ रहा है। Yes, तो sir. कोई टीचर 3 टॉपिक, कोई टीचर 4 टॉपिक ऐसे पढ़ाता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 100% पढ़ाऊँ, 99% नहीं। आप बताइए, लेकिन वो धीरे धीरे वो बात फैलेगी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट, अब छोड़िए, अब नेक्स्ट बात देखिए, अब नेक्स्ट बात देखिए, अब देखिए एक काम और करते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का, वो भी समझ लीजिए, और फिर ये बात आपकी खत्म। वो काम ये है कि हम किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे, इसके बाद याद दिला दीजिएगा, जब तक आप लोग 2-3 मिनट का मत बोलिए, 2-3 मिनट का गैप देंगे आप लोग, और मेंटली सेट होंगे सवालों के लिए। मैं 2 मिनट वहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाऊँगा, खत्म कर लेंगे। क्या इस तरह ध्यान से देखिए, ऐसे स्टेटमेंट दिए जो सिस्टम को कोऑपरेट करे। सिस्टम धीरे जाएगा तो सब पिछड़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, इधर देखिए, गौर से देखिए। ये 2 डिस्कशन मैंने कर लिए कि मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैसे हम कंपेयर करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास कोई 2 मैग्नेट हैं, पहला केस ये है कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, और दूसरा केस ये है कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। लेकिन मैंने एक बात और भी आपको बताई थी कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की मदद से अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस भी हम कंपेयर करते हैं, बताया था ना। तो वो कैसे करेंगे हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हमको 2 प्लेसेस पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH1 और BH2 का रेशियो पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक ही मैग्नेट लेंगे, एक ही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर लेंगे, और 2 जगहों पर जाकर उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, I/MBH। जब एक ही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर लेंगे, एक ही मैग्नेट लेंगे, तो M और I तो कांस्टेंट ही रहेगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है। बस टाइम पीरियड 2 जगह पर हम मेजर कर लें और रेशियो ले लें। बस टाइम पीरियड 2 जगह पर मेजर कर लें, एक में BH1 होगी, एक में BH2 होगी, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे, और दोनों को जाकर हम मेजर कर लें, और T1/T2 का रेशियो ले लें। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, MM कट जाएगा, अंडर रूट BH1 अपॉन BH2। BH2 पर रहेगा ना। हाँ, BH2 अपॉन BH1।
ठीक है सर ना? एमजी फोर्स ने इफेक्ट करेगा उसको। हैं? एमजी फोर्स ने इफेक्ट करेगा उसको। कैसा mg फोर्स? अरे एमजी जो Gravity। ऐसा है, सुन लीजिए, mg फोर्स जो एक्ट करेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाएगा। सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए। mg फोर्स जो उसका होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेट लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाएगा, वो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? ऐसा फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आता है वो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता। सुनिए मेरी बात, देखिए ध्यान से देखिए, पंखा है, अभी 10 एग्जाम्पल इस कमरे से ही बताएंगे। रोटेशन आप लोग अच्छे से पढ़े ही नहीं, तो उसमें मेरी गलती नहीं। ये देखिए, ये पंखा है, ठीक है, Yes, इसके सारे एकदम कोने पे आप ऐसे मारेंगे तो पंखा घूम जाएगा। और इधर आएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सीधे पंखे के नीचे वाला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ से मूव कर रहा है। उसके और थोड़ा उधर जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा फोर्स से वो घूमेगा, और थोड़ा और ज़्यादा। लेकिन एक्सिस पे आप चाहे हाथी लगा के, चाहे तो हाथी लगा के खींचेंगे, एक्सिस से उखड़ भला जाए लेकिन वो घूमेगा नहीं, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से आता है उसका टर्निंग इफेक्ट नहीं होता, कोई टॉर्क नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ, दरवाजे के हैंडल सिस्टम किनारे क्यों लगाते हैं? खोलने में आसानी है, और उसी को हाँ बस इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir, yes, sir। वहाँ से जाएगा, कट कर दीजिए इसको, ये बात खत्म।